92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉली आहूजा की लिखी कहानी लॉकेट की तस्वीर वाली लड़की, बिना किसी एड ब्रेक के। जब भी सपना देखता नयन सुख अपने गाजीपुर से दूर माया नगरी में फिल्म की शूटिंग करते हुए पाता अपने आप को और मुस्कुराता रहता। तभी रेलवे फाटक खुल गया और साथ में सपना भी टूट गया। 20 बरस का नौजवान नयन सुख एक पुराना सा ऑटो रिक्शा चलाता तो था, पर मन मारकर उस दिन फिर से ट्रैफिक के बीच में उसकी आंख लग गई थी और फिर ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। पीछे बैठी आंटी, जो अपने आप को छरहरी हीरोइन समझ रही थी, 20 बार कांच में झांक झांक के मेकअप ठीक कर चुकी थी। कहती हैं, ए भैया जल्दी चलाओ, देखो साइकिल वाले तुमसे पहले निकले जा रहे हैं। नयन सुख ने किसी तरह आंटी जी को उनके पते पे पहुंचाया तो उतरते समय कहती हैं, ईमानदारी से बताओ तुमको कितने पैसे मिलने चाहिए? हम कह रहे थे ना यही है। नयन सुख ने कहा, आंटी जी आपने समूचा ऑटो फाइनल किया था, शेयरिंग में ले लेती तो 7 रुपया पड़ता। इस पे मैडम तबाक से कहती हैं, एक तो बेईमानी करते हो, ऊपर से आंटी कहते हो, हम आंटी लगते हैं तुम्हारी। पैसे दे के वो तो चली गई। इधर नयन सुख दुखी होकर सोचने लगा, पता नहीं किस जन्म का बदला लेते हैं उससे ये पैसेंजर लोग। उसने इस बार पक्का फैसला कर लिया कि बस ग्राहकों का जुल्म और नहीं सहन करेगा और आज ही मां से कह देगा कि बस अम्मा हम जा रहे हैं बंबई हीरो बनने। पहले जब भी ये बात हुई थी तब बाबा भी थे, लेकिन बात को हंसी मजाक में टाल दिया जाता था। अम्मा हमेशा यही कहती, मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा अपनी अम्मा को छोड़ के चला जाएगा। फिर 3 साल पहले बाबा उनको अकेले छोड़ के चले गए। जानता वो खुद भी था कि अम्मा की स्त्री और उसकी ऑटो की कमाई को मिला के ही घर का खर्चा चल पाता है। छोटी बहन सुनैना की पढ़ाई भी है। बाबा के गुजर जाने के बाद सब नाते रिश्तेदार घर आके चाय पी के उसको जिम्मेदारी का पाठ अलग पढ़ाते हैं और अम्मा किसी तरह बेटे को अपने से दूर नहीं भेजेंगी। फिर भी आज उसने हिम्मत करके अम्मा से बात की। अम्मा ने कहा, ठीक है। नयन सुख को विश्वास नहीं हो रहा था, अम्मा इतनी जल्दी कैसे मान गई। अम्मा बोली, तुम अगर मन लगा के मेहनत करके 3 महीने में पैसा इकट्ठा कर लो कि घर का अलग से 2 महीने का और तुम्हारा अपना नए शहर में 1 महीने का खर्चा निकल आए तो चले जाना, फिर सिनेमा से कमा के भेजते रहना। बस फिर क्या था, नयन सुख दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से ऑटो चलाने लगा। वो खुश रहने लगा और उसके गुल्लक में पैसे जमा होने लगे। 3 ही दिन हुए थे, रात को उसको बहुत थकावट होने लगी थी तो उसने घर जल्दी जाने की सोची। शॉर्टकट के चक्कर में उसने मरघट वाला रास्ता ले लिया। वो मन ही मन खुश होता जा रहा था कि यार शहर में सारे धर्मों को एक समान माना जाता है, कैसे एक ही बड़ी जगह पे शमशान घाट, कब्रिस्तान और उसके पास ही क्रिश्चियन दफन भूमि है। कि तभी सामने शॉल ओढ़े रात के डबल पैसे देने को तैयार सवारी भी मिल गई। जब पते पे पहुंचे तो लेडीज कांपती आवाज में सामने देखते देखते मुंह बिचका के कहती हैं, मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है आदमी किस धर्म का है। शरीर को चाहे जला दो चाहे दफना दो, आत्मा बस पास ही खड़ी रह के देखती है। नयन सुख पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। उसने ऑटो से उतर के देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। नयन सुख ने वापस ऑटो में निगाह डाली तो पीछे की सीट पे देखा एक लॉकेट पड़ा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नयन सुख को काटो तो खून नहीं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कब्रिस्तान वाले रास्ते पर से जिस पैसेंजर को उसने अबला नारी समझ के अपने ऑटो में बिठा के ठिकाने पे पहुंचाया, वो एकदम से ऑटो से गायब हो गई। डबल पैसे देने का वादा करके पैसे नहीं दिए चलो ठीक है, पर इस तरह रात बिरात आदमी को डराने का क्या मतलब है। दिल ही दिल में अपने आप को जानदार हीरो समझ के उड़ने वाला अभी अचानक जमीन पे उतर आया था और जमीन खिसक गई थी। नयन सुख ने पीछे की सीट पे पड़े लॉकेट को हाथ में उठा लिया। चेन सहित ये लॉकेट पुराने स्टाइल का था, साइड से हल्का दबाने पे खुल गया।
उसमें एक तरफ उसी औरत की 20-30 साल पुरानी सी तस्वीर थी और दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर लड़की की फोटो। नयनसुख उस परी जैसी लड़की को देखता ही रह गया। एक बार के लिए तो उसका डर गायब हो गया। अचानक उल्लू बोला तो उसने झट से लॉकेट अपनी पैंट की जेब में रखा, फिर किसी तरह ऑटो में खुद को डाला और सर्राटे से घर पहुंच गया। बहन आधी नींद से उठ के दरवाजा खोलने आई थी। वो तो दरवाजा बंद करके वापस अपने बिस्तरे में घुस गई। गुल्लक में डालने के लिए आज पैसे नहीं थे, तो वहां आहट नहीं हुई। इस पे अम्मा, जो आजकल सिक्कों की आहट पे सोने की आदी हो गई थी, जाग गई। वो कुछ कहता इससे पहले अम्मा ने पूछ लिया, सब ठीक है ना? उसको चुप देख के अम्मा बोली, क्या हुआ, आज कमाई सही नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं, कल बढ़िया होगी, धीरज रखो। घबराहट और निराशा के मारे नयनसुख ने मां पे ही गुस्सा निकाल दिया। अरे कब से कह रहे हैं जगह रहने लायक नहीं है, यहां से बड़े शहर चलते हैं। यहां रोज पैसों को लेकर झिकझिक करते हैं लोग। अरे हम किसी तरह सहन कर लेते, पर आज तो हद हो गई। अपने ठिकाने पे पहुंच के एक मरियल औरत को भी ताकत आ गई, पैसा दिए बिना ही भाग गई, और तुम कहते हो गाली ना दिया करो। अरे ऐसी सवारी को तो बिठाना ही नहीं चाहिए था ना, वहां कब्रिस्तान में दफना देना चाहिए था। अरे शुभ शुभ बोलो बेटा। और तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए क्यों? कितनी बार मना किया है। वहां तुमको आधी रात में सवारी मिल गई और तुमने बिठा ली। सुबह किसी को पकड़े, पूजा करवाएं, ये कौन सी नई आफत आ गई। अब तो सुनैना की भी नींद खुल गई। भाई ने उसको वापस सो जाने का इशारा किया। 10वीं के बोर्ड की तैयारी करके दिन भर की थकी वो धीरे धीरे फिर सो गई। किसी तरह अम्मा को समझा बुझा के जब नयनसुख खुद दरवाजे की साइड में कपड़े बदलने लगा, तो उसने एक बार फिर लॉकेट में उस परी जैसी लड़की को निहारा और वापस पैंट की जेब में रख के पतलून को दरवाजे की कुंडी पे टांग दिया। बिस्तर में घुसते ही उसने देखा अम्मा ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठी उनसे आहिस्ता से गुस्सा जता रही हैं। नयनसुख धीरे से अम्मा से बोला, अरे फिल्मों का असर तुम पे बहुत गहरा पड़ रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता है। नरम बिस्तर में जाने के बाद उसको याद आया कि बाथरूम जाना था, जो घर के पीछे के आंगन में था। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। और आधे सोए तस्वीर वाली लड़की को याद करते करते आधे जगह में ही रात बीत गई। सुबह जाके उसको मीठी नींद आई ही थी कि दरवाजे पे खटखट हुई। उसका दोस्त गट्टू रोज की तरह ड्यूटी के लिए उसको ले जाने आया था। नयनसुख झटके से उठकर तैयार होने लगा। अम्मा कह रही थी, गट्टू बेटा आज ऑटो नहीं चलाएगा ये, और हमारी मानो तो तुम भी ना जाओ, हमारे साथ चलो। वो पोस्टर देखा है ना मोड़ पे, नए निरंकारी बाबा का, वहीं चलते हैं, ऑटो का भूत भगाना है। अम्मा, बिस्तरे में से नयनसुख चिल्लाया। तो चुप कर, अम्मा वापस चिल्लाई। इधर से गट्टू बोला, मौसी वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो कैसे भूत भगाएंगे, उसके लिए तो तांत्रिक के पास जाना होगा। बचपन के साथी गट्टू ने आज पार्टी बदल ली थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अम्मा तो जो फिक्र में जबरदस्ती कर रही थी, गट्टू अलग से जोर लगा रहा था कि नयनसुख ऑटो से भूत को भगाए तुरंत। आखिरकार अपना काम धंधा छोड़ के नयनसुख को इसी काम में लगना पड़ा। गट्टू के साथ वो उसके ऑटो में बैठा। रास्ते में गट्टू कहता है, हमको पहले से शक होता था, तुझे इतनी सारी लेडीज पैसेंजर कैसे मिल जाती हैं? ये भूत वूत का चक्कर बहुत खराब होता है, और तू बली वली की परवाह मत करना। देख, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बहुत मानी हुई लेडीज तांत्रिक है, इनका वार कभी खाली नहीं जाता है। बस एक जवान आदमी की बलि लगती है, और मैं तैयार हूं। नयनसुख घबरा गया। क्या, तू मेरे लिए अपनी जान दे देगा? नहीं, मैं इसे मानता ही नहीं हूं, चल अभी वापस चलते हैं। गट्टू ने अपने भोले दोस्त को तंत्र विद्या का राज समझाया। इसमें जान की नहीं, शरीर की, मतलब इज्जत की बलि दी जाती है। पहले शक्ति को जगाया जाता है, फिर पूजा की जाती है। नयनसुख समझने की कोशिश कर ही रहा था कि गट्टू बोल पड़ा, तू थैंक यू काम हो जाने के बाद ही बोलना। तीनों धर्मों के मरघट वाले रास्ते पर ही एक जंगली घास वाली खाली जमीन थी। गट्टू ने ऑटो वहीं रोका। कुछ दूर पैदल चलने पे एक खेमा सा नजर आया। उसके बाहर एक भीमकाय आदमी पहरा दे रहा था। इनका प्रॉब्लम सुनने के बाद वो उनको खेमे में ले गया। वहां काफी अंधेरा था, कहीं कहीं पे दिए भी जले हुए थे। नयनसुख और गट्टू के अंदर पहुंचते ही दोनों से एक कोरे कागज पे अंगूठा लगवा लिया गया।
जब बड़ा असिस्टेंट अंदर के पर्दे में गया तो बाहर बैठे छोटे चेले से नैनसुख ने पूछ लिया, अंगूठा किस लिए लगाए भैया? छोटे ने फुसफुसाया, अरे अगर कुछ हो जाए तो ये बताने के लिए कि तुम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हो सब, आश्रम पे दोष नहीं आएगा। नैनसुख ने पूछा, क्या हो जाएगा? अरे रेयर होता है कभी, जैसे तंत्र शक्ति जब जागती है तो कभी कोई डर गया या कुछ, या किसी किसी का दिल कमजोर होता है, छोटे ने बात संभालते हुए कहा। तभी बड़ा असिस्टेंट वापस आया। अब कि उसके हाथ में चिल्लम थी। उसने पूछा, बलि कौन देगा? अंदर से लेडीज की आवाज में मंत्र सुनाई पड़ने लगे। गट्टू ने उत्साह से अपना हाथ उठा दिया। बड़ा असिस्टेंट हल्के हल्के मुस्कुराने लगा। उसने दोनों से अंदर कमरे में चलने का इशारा किया। कमरे के कोने में दिए के पास ही अगरबत्ती जल रही थी और बाकी पूजा का सामान पड़ा था। उसने वहीं से धूनी का कटोरा उठाया और गट्टू के माथे पर टीका लगा दिया। कटोरी उसे पकड़ा के एक और पर्दे को दिखाते हुए कहा, अंदर जाके पूरे शरीर पे मल के लेट जाओ। फिर नैनसुख से कहा, नीचे खड़िया पड़ी है, स्लेट पे ऑटो का नंबर, अपना नाम, पता सब लिख दो और 10 मिनट बाद पर्दे के पीछे खिसका देना। आज मां नहीं, हम बलि लेंगे। गट्टू का हाथ अपनी गर्दन पर राख मलते मलते रुक गया। एक पल को सन्न रह गया वो। फिर तुरंत कटोरी बड़े असिस्टेंट के हाथ में पकड़ा के गट्टू बाहर वाले कमरे की तरफ पलट गया। नैनसुख पहले ही डरा हुआ था। गट्टू के पीछे तेजी से बढ़ा। इधर बड़ा असिस्टेंट चिल्लाया, शंभू! जब तक छोटा असिस्टेंट तैनात होता, गट्टू और नैनसुख जल्दी से बाहर निकले और ऑटो की तरफ भागे। तांत्रिक के दोनों असिस्टेंट भी खेमे के बाहर भाग आए। बड़ा असिस्टेंट गुस्से में मंत्र जाप करते करते गट्टू के पीछे लपका। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तांत्रिक के खेमे से अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए गोली की स्पीड से भाग रहे थे दोनों दोस्त। दोनों दोस्त पहुंचे तो थे नैनसुख के ऑटो का भूत भगवाने, पर अब गुस्से से मंत्र जाप करता तांत्रिक का बड़ा असिस्टेंट खुद एक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वो गट्टू के पीछे लपका तो नैनसुख ने अपने दोस्त की बांह पकड़ के उसको खींच लिया। ऑटो में बैठे ही थे कि गट्टू की इज्जत की बलि लेने को प्यासा पास आ पहुंचा था कि तभी ऊपर वाले की दया से गट्टू का ऑटो तुरंत चालू हो गया। उसने ऑटो दौड़ा दिया। जब ये लोग काफी दूर पहुंच गए, थोड़ी सांस लौटी तो गट्टू ने नैनसुख को डांटा, देख तेरे चक्कर में मेरे साथ अत्याचार हो जाता, कौन जिम्मेवारी लेता? नैनसुख को जैसे करंट लग गया। अरे मैंने तो कहा था मैं भूत भूत मानता ही नहीं हूं। तांत्रिक के पास जाने का आइडिया भी तेरा था, बलि देने के लिए भी तू पहले से तैयार था, फिर जिम्मेवारी किसी और की हो गई? गट्टू ने कोई जवाब दिए बिना ही कहा, तांत्रिक के बारे में हम में से कोई भी कभी भी किसी से भी कुछ नहीं कहेगा, आपस में भी नहीं। दोस्ती की कसम खा। दोनों ने कसम खाई। नैनसुख ने पसीना पोंछने के लिए पैंट की जेब में से रुमाल निकाला तो चेन सहित लॉकेट भी निकल आया। गट्टू की नजर पड़ी तो नैनसुख ने बताया कैसे रात को उस बूढ़ी औरत के गायब हो जाने के बाद उसको पिछली सीट पे पड़ा हुआ मिला था। उसने फिर से लॉकेट खोल के तस्वीर दिखाई। गट्टू बोला, यही बुढ़िया आई थी? अरे इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्या कर रही है? ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे कब्रिस्तान का नाम सुन के अम्मा की जो हालत खराब हो गई थी और तांत्रिक का नाम सोच कर तुम जो खुश हो गए थे, हम तो नींद से जगे भी नहीं थे, कब बताते? धीरे धीरे दोनों का माथा शांत हुआ और गट्टू का ऑटो नैनसुख के घर तक पहुंच गया। घर तक आते आते दोनों ने तय कर लिया था कि अम्मा को मिलकर खुशखबरी देंगे कि ऑटो का भूत भगा दिया गया है। अम्मा सुन के इतनी खुश हुई कि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ठाकुर जी को शीरे का प्रसाद चढ़ाया। गट्टू को डबल प्रसाद दिया और उसके बाद नैनसुख को उसके ऑटो की चाबी लौटा दी। दोपहर हो चुकी थी। नैनसुख ने फटाफट अपना ऑटो स्टार्ट किया और मेन रोड पे पहुंचते उसको सवारी भी मिल गई। बुजुर्ग थे वो और मॉर्निंग कॉलेज के बाहर उन्होंने ऑटो रुकवाया। उनके जाते ही नैनसुख ने चाय का ठेला देखा तो वहीं रुक गया और आराम से चाय बनवा के पीने लगा। अचानक सामने नजर पड़ी तो उसने देखा जल्दी जल्दी चलते हुए बूढ़ी औरत के लॉकेट की तस्वीर वाली परी जैसी वो लड़की उसी कॉलेज में घुसी। उसने तुरंत चाय का आधा कप ठेले पे छोड़ा और कॉलेज की तरफ भागा। उसने लड़की को कॉलेज के साइड वाले गेट में जाते देख लिया। जब तक वो गलियारे में पहुंचा वो खुद तो दिखाई नहीं दी, उसके पीले दुपट्टे का कोना एक कमरे में जाता दिखाई दे गया।
वो कमरे के ठीक बाहर पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था, पर अंदर से अलग तरह की आवाजें आ रही थीं। वो पिछवाड़े की तरफ गया, वहां खिड़की खुली हुई थी। छुप के झांकने लगा। अंदर एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। नयनसुख को अपने पैसों का लालच तो था ही, साथ ही उसको रिहर्सल देखने में मजा भी आ रहा था। पूरा टाइम वहीं टिका रहा। रिहर्सल छूटा, लोग बिखरे। लड़की को अकेला देख के उसने कह दिया, मैडम आपकी माताजी कल रात ऑटो का किराया दिए बिना चली गई, प्लीज मेरे 100 रुपए तो दे दीजिए। लड़की ने झिड़का, क्या बकवास कर रहे हैं आप। नयनसुख बोला, अरे हमारे पास सबूत भी है, गरीब आदमी को सब लोग लूटने में लगे हैं। लड़की ने सीधे सीधे उसको देखते हुए कहा, मेरी माँ 1 महीने पहले मर चुकी हैं। नयनसुख हड़बड़ा गया। 100 रुपए के लिए अपनी माँ को मार रही है? ये देखिए लॉकेट, इसमें जो आपके साथ है आपकी माँ है ना, वही आई थी। लड़की फूट फूट के रोने लगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नयनसुख उस समय अपने ऑटो के सारे पैसेंजरों के सारे जुल्म भूल जाने को तैयार था। जब कॉलेज के बाहर लड़की लॉकेट और अपनी मां के साथ वाली तस्वीर को देख के फूट फूट के रोने लगी तो नयनसुख की तो सांस अटक गई। इतना तो वो कल रात भूतनी के ऑटो से गायब होने पे भी नहीं घबराया था। उसने कहा, जाने दीजिए मैडम, पैसा इतना जरूरी थोड़े है। लेकिन लड़की किसी तरह शांत ही नहीं हो रही थी। नयनसुख को लगा कहीं रास्ते पे लोग न इकट्ठे हो जाएं, तो उसने चाय वाले से एक चाय का इशारा किया और लड़की से कहा, मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, इधर आराम से बैठिए। लड़की चाय वाले की बेंच पे बैठी। वो अब भी लॉकेट हाथ में लिए रोती जा रही थी। नयनसुख ने चुपचाप इंतजार किया। फिर उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, हमको अंदाजा नहीं था। आपकी माताजी गुजर गई और फिर हमारे ऑटो में आई और फिर गायब हो गई और फिर लॉकेट छोड़ा, तो मतलब हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। फिर आप भी इतनी जोर से रोने लगी, मतलब आप अपनी माताजी को बहुत प्यार करती होंगी, तभी परलोक जाने के बाद भी आपको ये देने आई हूं। लड़की ने अपने आप को संभाला और कहा, आपके टोटल कितने पैसे हुए? नयनसुख ने अब पैसे लेने से मना कर दिया। तो लड़की ने पूछा, और कुछ याद है आपको, उन्होंने क्या क्या कहा? नयनसुख ने कहा, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि भगत सिंह उद्यान तक जाना है। और हाँ, जब वहां पहुंच गए तो बोली कि मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी किस धर्म का है, चाहे शरीर को जला दो चाहे दफना दो, आत्मा साइड में खड़े रह के देखती रहती है। हम घबरा के पीछे पलटे, तब तक वो गायब हो गई थी। हमारी तो हालत खराब हो गई। असल में उनको बिठाने के 2 मिनट पहले हम यही सोचते जा रहे थे कि अपने शहर में सबके मरने की जगह यहीं पे है। नहीं, हमने भूत वूत नहीं समझा, हमने सोचा पैसा नहीं देना होगा तो जल्दी से चली गई। असल में हम एक्टिंग करना चाहते हैं। बंबई जाने के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो हम उसी चक्कर में डबल शिफ्ट कर रहे थे। उस रात बहुत थकावट थी तो घर जल्दी पहुंचने के लिए कब्रिस्तान वाले रास्ते से जा रहे थे हम। नयनसुख बोलता तो जा रहा था, पर उसको लग रहा था जैसे वो परी अपने ही ख्यालों में गुम हो गई थी। अपने घर में सबकी चहेती होती थी प्रिया, पर उसके बचपन में ही पिता की मौत के बाद से माँ और वो मिलके बूढ़े दादाजी को संभालती थी। अब 1 महीने पहले माँ के गुजर जाने के बाद प्रिया कमजोर पड़ने लगी थी। शायद इसीलिए माँ ने अपनी बच्ची को इस तरह लॉकेट भेज के ढाढ़स बनाना चाहा था। शायद सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि वो आसपास हैं। प्रिया ने एक बार फिर लॉकेट खोल के तस्वीर को देखा। बेंच से उठी। उसने पर्स में से 100 का नोट निकाल के ऑटो वाले की तरफ बढ़ाया। नयनसुख ने कहा, रहने दीजिए मैडम, अगर हो सके तो। क्या बोलो? प्रिया ने पूछा। नयनसुख ने संकोच में कहा, अगर हो सके तो हम ड्रामे का रिहर्सल देखने आ सकते हैं, मतलब अगर आपके मास्टर जी। मैं पूछूंगी। तब तक प्रिया की कोई सहेली कॉलेज से बाहर आ रही थी। उसने प्रिया को आवाज दी और वो परी अपनी सहेली की तरफ मुड़ गई। नयनसुख मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था। अचानक उसको ध्यान आया तो उसने पूछा, तो फिर हम कल आए? प्रिया ने शायद सुना ही नहीं। वो अपनी सहेली के साथ आगे निकल चुकी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया था। नयनसुख अब पूरी तरह प्यार में डूब चुका था। उसके दोस्त गट्टू ने देखते ही पहचान लिया कि उसके यार की हालत प्यार में खस्ता हो गई है।
वो ड्यूटी के बीच में भी मोबाइल पे फोन कर करके डिटेल जानने की कोशिश करता रहता। नैन्सुख गुस्सा करता तो गट्टू कहता, अरे बचपन में तेरे लिए कितनी कुर्बानी दी हमने, थोड़ा सीख लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारी भी नैया पार हो जाए। दरअसल नैन्सुख जब प्रिया से मिलने के अगले ही रोज दोपहर में मॉर्निंग कॉलेज के बाहर पहुंचा तो प्रिया और उसके बाकी साथी टीचर के साथ ही खड़े थे। प्रिया ने उसको देखते अपने टीचर से मिला दिया। टीचर ने उसको रिहर्सल देखने की इजाजत दे दी। नैन्सुख अब रोज एक ही शिफ्ट ऑटो चलाता था, पर बहुत खुशी से, और बाकी टाइम रिहर्सल के लिए आता था। इत्तेफाक से इन दिनों उसको पैसेंजर लोग भी ईमानदार मिलने लगे थे और रंगमंच के कलाकारों की माली हालत देख के उसको लगा जैसे वो अचानक अमीर हो गया हो। गुल्लक में पैसे थोड़ा कम जमा होने लगे, पर अम्मा पूछती इससे पहले उसने घर में भी बता दिया था कि वो नाटक के बड़े टीचर के पास एक्टिंग सीखने जाता है। और वो सचमुच रोज रिहर्सल में ठीक टाइम पे पहुंच के चुपचाप बैठ के ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करता रहता। उसकी लगन देखते देखते टीचर ने उसको बैक स्टेज के काम के साथ साथ एक छोटा सा रोल करने का मौका भी दे दिया। वहां जितना समय बिताता था नैन्सुख, उतना ही प्यार में और उतरता जाता था। प्रिया सिर्फ देखने में नहीं, स्वभाव में भी अच्छी थी। वो सबके साथ अच्छा चलती थी और घर में अकेले बैठे अपने दादाजी की बहुत फिक्र करती थी। एक दिन नैन्सुख अपने घर में खाना परोसते समय ऐसी ही किसी उधेड़बुन में था कि उसको लगा जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ के लौकी की सब्जी की तरफ बढ़ा दिया हो। अम्मा ने तुरंत पूछा, सब ठीक है ना? नैन्सुख ने बात को संभाला, हाँ हाँ बिल्कुल, हम आज तुम्हारे हाथ की बनी हरी सब्जी भी खा के देखेंगे। अम्मा ने खुशी से उसकी थाली में लगभग सारी कटोरी उड़ेल दी। नैन्सुख ने किसी तरह सब्जी खत्म की। वो सच बोल के वापस भूत भगाने के किसी और टोटके में फंसना नहीं चाहता था। सब्जी इतनी बुरी भी नहीं थी और भूत के बारे में सोचने का टाइम कहाँ था, रिहर्सल पे जो पहुंचना था। नाटक के शो वाले दिन सुबह ऑटो से स्टेज का कुछ सामान पहुंचाना था और सेटअप करना था। नाटक का आज आखिरी रिहर्सल था। नैन्सुख आईने में देख के कंघी करके बस निकलने ही वाला था कि उसका हाथ जैसे किसी ने पकड़ के ताक पे पड़ी उसकी एकमात्र सेंट की शीशी की तरफ बढ़ा दिया। क्योंकि गट्टू ने दिया था तो पक्का ही सस्ता और बेकार होगा, ये सोच के नैन्सुख ने आज तक उसको हाथ भी नहीं लगाया था। उसने अपना हाथ वहां से हटाने की कोशिश की तो हाथ भटक गया और पास पड़े सुनैना के पाउडर काजल गिरते गिरते बचे और हाथ वापस सेंट पे पड़ा। उसने फैसला किया कि वो सेंट लगा लेगा। आज प्रिया को उसके घर से लेते हुए जाना था। बैठते टाइम प्रिया ने कहा, आज तुम्हारे ऑटो में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रास्ते भर प्रिया शो के बारे में, थिएटर टीचर के बारे में कुछ कुछ बताती रही और नैन्सुख सिर्फ हाँ हूं कर पाया। नाटक का हॉल आ गया तो उसने हड़बड़ा के ऑटो रोका। उतरते समय प्रिया ने पूछा, पक्का ना, दादाजी को शो के पहले ला पाओगे? नैन्सुख में जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ, हम अपनी अम्मा और सुनैना को भी तो लाने जाएंगे ना, हमने मास्टर जी से पास ले लिए थे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। फिक्र करने की बारी तो अब खुद नैन्सुख की थी। वो जान गया था कि प्रिया की स्वर्गवासी माताजी शायद हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। नाटक का तो आज फाइनल शो था, लेकिन इसी के साथ नैन्सुख की कहानी का डेली सोप शुरू हो चुका था और इसमें 3 मुख्य किरदार थे, नैन्सुख, प्रिया और प्रिया की स्वर्गवासी माताजी। बस इतनी सी थी ये कहानी।